Hi everyone, this is another lecture in the series of modern history जो कि हम एक मंथ में कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये जो हम वीडियो में पढ़ेंगे इस वीडियो में वो हम लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे जो ब्रिटिश रूल के दौरान उन्होंने यूज़ किए थे टू गेट मोर एंड मोर बेनिफिट फ्रॉम द रेवेन्यू। ठीक है, तो उन्होंने कैसे अपने रेवेन्यू सिस्टम को सेटअप किया जिससे कि उनको मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट मिले, वो अपना जो रेवेन्यू है उसको मैक्सिमाइज़ कर सके। ठीक है, तो इसमें हम बेसिकली हमने एक पढ़ चुके हैं हम ज़मींदारी सिस्टम के बारे में, जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम हमने पढ़ा था। ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे जो हमने उसमें ये चीज़ पढ़ी थी, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे उन्होंने किस तरीके से ये सिस्टम सेटअप किया था और उससे उन्होंने कैसे मतलब जितना भी वो एक्सट्रैक्ट कर सकते थे बेनिफिट, वो कैसे एक्सट्रैक्ट किया था। ओके, सो अब हम नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं वो है रेवतवारी सिस्टम एंड महालवारी सिस्टम। ये नाम है उन दोनों के। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अनअकैडमी आपके लिए प्राइस हाइक अलर्ट लेकर आया है, जो कि दिस इज़ एन अलार्मिंग मैसेज टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू गेट द सब्सक्रिप्शन ऑन अनअकैडमी के आप अभी अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट के साथ मिलेगा व्हेन यू आर यूजिंग द कोड सिंपल YT SIMPLEYT। Okay, so just go for the subscription on Unacademy. Also, Unacademy brings you the Unacademy Aspire test. ये एक फ्री मॉक टेस्ट है जो सारे सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स के लिए है। इसके जो पैटर्न होगा वो पेपर 1 GS के जैसे ही होगा एंड ऑल्सो जो डेट्स होंगी जिन पे ये कंडक्ट किया जाएगा वो आप महीने में 2 बार टेस्ट दे सकते हैं, एक 10th को एक 25th। किसी भी महीने मतलब किसी भी महीने की 10th और 25th को आप ये टेस्ट दे सकते हैं। ऑल दोज हु वुड बी अंडर टॉप 50 उनको एक्साइटिंग प्राइजेस एंड स्कॉलरशिप मिलेगा अन अकेडमी की तरफ से। एंड ऑल्सो द नेक्स्ट टेस्ट इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 25th of October at 10 AM, so go and enroll for it. एन अकेडमी डजन कीप एनी लैंग्वेज बैरियर, तो उसी को कोप अप करने के लिए आप किसी भी कोई भी आपको ऐसा बैरियर फेस ना करना पड़े बिकॉज ऑफ द लिंग्विस्टिक बैरियर काइंड ऑफ। ठीक है, तो आपको भाषा की वजह से कोई भी प्रॉब्लम ना हो सीखने में या तैयारी में, तो उसके लिए अनअकैडमी आपके लिए 3 कोर्सेज लेकर आया है। फर्स्ट वन इज़ बाइलिंगुअल, जिसमें आप दोनों भाषाओं में, हिंदी में और इंग्लिश दोनों में इंस्ट्रक्शंस और जो मटेरियल है उसको पा सकते हैं। ओके, ऑल्सो इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश देन यू कैन गो फॉर द इंग्लिश बैचेस। अगर आप हिंदी में तैयारी करना चाहते हैं पूरी तरह से तो आपके लिए हिंदी की क्लासेस अलग से लगाई जाएंगी। ये जो कोर्सेज हैं ये 5th of October से स्टार्ट हो चुके हैं। सो go for the subscription, okay, because this will get you unlimited benefits. You can learn live from the comfort of your home with unlimited access to all the courses by the top educators of India on one platform. Okay, आपका जो कवरेज होगा सिलेबस का वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अनअकैडमी की होगी। आपके लिए रेगुलर डाउट क्लियरिंग और आंसर राइटिंग सेशंस भी लगाए जाएंगे जिससे कि आपको एम्पल नंबर ऑफ प्रैक्टिस पेपर्स कराए जाएं सो दैट यू कुड इम्प्रूव ऑन योर आंसर राइटिंग। फाइन, एंड अब आप ये जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आपको जितना भी स्टडी मटेरियल की ज़रूरत होगी वो PDF के फॉर्म में अवेलेबल कराई जाएगी। ठीक है, एंड व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द UPSC यू जस्ट नीड टू नो व्हाट आर द मिस्टेक्स दैट यू आर कमिटिंग अगेन एंड हाउ कुड यू रेक्टिफाई देम। ठीक है, और आप कैसे अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके लिए आपके लिए लाइव टेस्ट सीरीज़ चलाई जाएगी जो कि ऑल इंडिया लेवल पर एक टेस्ट होगा। ओके, वो टेस्ट आपके रेगुलरली होंगे कुछ इंटरवल्स के बीच में, तो आप वो टेस्ट देकर खुद को एनालाइज कर पाएंगे, खुद को जज कर पाएंगे कि आप कहाँ लाई करते हैं। ये जो पूरी प्रोसेस है तो इसके लिए आपको एक पर्सनल मेंटोर दिया जाएगा। ही वुड गाइड यू थ्रू दिस एंटायर प्रोसेस। So these are the benefits that you are going to get with the subscription on Unacademy. ठीक है, आपके लिए स्ट्रक्चर्ड क्लासेस लगाई जाएंगी। अगर आपको जो भी टॉप एजुकेटर्स मिले हैं अगर आप उनसे आप उनसे संतुष्ट नहीं हैं या फिर उनके पढ़ाने का तरीका आपको पसंद नहीं है देन यू कैन जस्ट चेंज द एजुकेटर, देयर इज़ नो इशू विद दैट। आप अगर रात को पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं देन यू हैव द ऑप्शंस फॉर लेट नाइट बैचेस एज वेल।
ठीक है। अगर आप पहले से तैयारी करना चाहते हैं तो 2 ईयर बैचेस भी हैं एंड 100% सिलेबस कवरेज, वास्ट रेंज ऑफ ऑप्शनल्स। ठीक है, आप कोई भी ऑप्शनल्स लें उसके लिए सारे रिसोर्सेज अवेलेबल कराएगा आपको अनअकैडमी। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी का जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इट वुड लाई ऑन द शोल्डर्स ऑफ अनअकैडमी. So here when you are going for the subscription on Unacademy by the top educators of India, आपको वहाँ पे पढ़ने का मौका मिलेगा जो ऑलरेडी एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं. यहाँ पे आप जानते हैं कि यहाँ पे ऐसे भी एजुकेटर्स हैं जो ऑलरेडी एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं. आप उनसे पढ़ने का मौका पा सकते हैं सब्सक्रिप्शन लेते से ही. ठीक है, when you are going for the subscription, do apply for the code SIMPLEYT, SIMPLEYT. You can get 10% extra off. सो अनअकैडमी चैम्पियंस कॉन्क्लेव इज़ अ सेशन जहाँ पे यूपीएससी 2019 में जितने भी टॉपर्स थे उनसे आपको टिप्स, ट्रिक्स, स्ट्रैटेजीज, प्लान्स, उनके आइडियाज़ मिलेंगे कि उन्होंने क्या क्या स्ट्रैटेजीज अपनाई थी सो दैट दे कुड क्रैक दिस एग्ज़ाम. ठीक है, तो दिस इज़ फ्री टू अटेंड कॉन्क्लेव. यू कैन जस्ट गो एंड वॉच इट नाउ. द टाइमिंग इज़ 10 AM to 12 AM. T20 डेली करंट अफेयर्स है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है. 7:30 पे डेली आपके लिए क्विज़ कंडक्ट कराई जाएगी 20 क्वेश्चंस की 20 मिनट के लिए जो कि 40 मार्क्स की होगी. एंड ऑल्सो आपको एंड में एक टेस्ट एनालिसिस रिपोर्ट दी जाएगी जिसके बेसिस पर आप जज कर सकते हैं कि आप कितने अपडेटेड हैं. So there are the links given below to approach our channel, to reach out to our channel. ठीक है, तो आप YouTube, Telegram और Facebook पर हमें फॉलो कीजिए. वी विल गेट यू मोर एंड मोर कंटेंट. सो हियर वी आर स्टडिंग द रियोतवारी सिस्टम. ठीक है, तो ब्रिटिश इंडिया में रियोतवारी सिस्टम करके एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया. ठीक है, तो 1857 से पहले की हम बात कर रहे हैं तो उसमें रियोतवारी सिस्टम को जहाँ पे ला गया. अब आप रियोत वर्ड देख रहे हैं तो रियोत मतलब है पेसेंट कल्टीवेटर्स. ठीक है, जो भी फार्मर्स हैं जो खेती करते हैं उनको उस टाइम पे रियोतवारी सिस्टम से कनेक्ट किया गया. एंड रियोत हियर मीन्स पेसेंट कल्टीवेटर्स. अब इसमें क्या था, इसको पेसेंट कल्टीवेटर्स थी. जो ज़मींदारी सिस्टम था, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था, वो हमने पढ़ा था. अब हम ये सोच रहे हैं कि परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के साथ साथ हमें रियोतवारी सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी. ठीक है, तो पहले हमें ये याद होना चाहिए कि ज़मींदारी सिस्टम क्या था. उसमें हमने देखे थे 3 स्ट्रैटा थे. फर्स्ट स्ट्रैटा पे जो हेड होता था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, देन ज़मींदार्स, देन पेसेंट्स. ठीक है, तो उसमें से ब्रिटिश गवर्नमेंट रेवेन्यू लेती थी ज़मींदार से. ज़मींदार जो लैंड को ओन करते थे, ठीक है, जिनका लैंड होता था वो ज़मींदार पेसेंट्स को लैंड देते थे रेंट पर. तो उनको जो लैंड की रेंट मतलब मिलती थी उसको वो रेवेन्यू बनाकर ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे देते थे. ठीक है, तो इसमें जो देख रहे हैं हम ज़मींदार्स का रोल हमें पता है कि वो कलेक्ट करते थे रेंट पेसेंट से जो कि परमानेंट होता था. ओके, एक बार फिक्स कर लिया जाता था. और ऑल्दो ये जो रेंट्स होते थे, जो रेवेन्यू होते थे, देखिए अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट ज़्यादा रेवेन्यू मांगेगी ज़मींदार से तो ज़मींदार भी ज़्यादा रेंट मांगेंगे पेसेंट से. ठीक है, तो जो प्राइसेस थे वो काफ़ी हाई थे. ब्रिटिश गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करती थी. एज आई टोल्ड यू कि जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है उसका 50% कलेक्ट करती थी वो टैक्स रेट. ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा हाई था, अनरीजनेबली हाई था. तो जो रेंट पेसेंट्स को देना होता था वो भी काफ़ी हाई था, लेकिन ये फिक्स था और इसके जो फ्यूचर में इंक्रीज होने के चांसेस कम थे. तो ये परमानेंट सेटलमेंट माना जाता था. ठीक है, तो इसमें जो परमानेंट सेटलमेंट था इस सिस्टम में जो पेसेंट्स की कंडीशन थी वो टोटली ज़मींदार के ज़मींदार पर ही डिपेंड करती थी, उसी के ऊपर डिपेंड करती थी. अगर ज़मींदार अच्छा है, इफ़ ही लुक्स आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ द पुअर फार्मर्स एंड द लैंड कंडीशंस, तो जो लैंड है और फार्मर्स हैं, ठीक है, उनको अच्छे से रखा जाएगा. बट इफ़ द ज़मींदार्स आर बैड, इसका मतलब ये है जो पेसेंट्स हैं, ठीक है, उनकी जो कंडीशन है उसको निगलेक्ट किया जाएगा. लैंड की कुछ भी कंडीशन हो, लैंड में कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं लाए जाएंगे अगर ज़मींदार ख़राब है. ठीक है, तो इसमें जो प्राइसेस थे वो भी काफ़ी रीज़नेबली हाई थे. तो इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे. अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है रियोतवारी सिस्टम. तो रियोतवारी सिस्टम जो है जो लेट 18th सेंचुरी में लाया गया था बाय सर थॉमस मुनरो.
ठीक है, गवर्नर ऑफ मद्रास इन 1820। अब आप देखिए 1820 के जो गवर्नर थे मद्रास में, थॉमस मुनरो, उनके द्वारा रियोतवारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। इट वाज प्रैक्टिस्ड इन मद्रास एंड बॉम्बे एरियाज एज वेल एज असम एंड कूर्ग प्रोविंसेस। ठीक है, तो ये बॉम्बे, मद्रास, असम और कुछ पार्ट्स थे जो कुछ स्टेट्स थे कर्नाटका के, वहाँ पे इसको प्रैक्टिस किया जाता था। इन दिस सिस्टम द पेसेंट्स और द कल्टिवेटर्स वर रिगार्डेड एज द ओनर्स ऑफ द लैंड। दे हैड ओनरशिप राइट्स, कुड सेल, मोर्टेज और गिफ्ट द लैंड। ठीक है, अब जो वहाँ पे पेसेंट था, पहले ज़मींदारी में क्या होता था कि ज़मींदार के पास लैंड होता था, वो उसको ओन करता था। जो रियोतवारी सिस्टम आया उसमें जो भी फार्मर है, जो भी पेसेंट है, उसका ही लैंड होता था। ठीक है, तो वो लैंड के साथ जो भी करना चाहे वो कर सकता था। द टैक्सेस वर डायरेक्टली कलेक्टेड फ्रॉम द पेसेंट्स ओनली। ठीक है, अब इसमें ज़मींदार का कोई रोल नहीं है, सीधे गवर्नमेंट और पेसेंट के बीच में जो भी टैक्स कलेक्ट करने का एक्शन होता था वो उन्हीं के बीच में होता था। द रेट्स वर 50% इन ड्राई लैंड एंड 60% इन वेट लैंड। ठीक है, तो 50% अभी भी था ड्राई लैंड में। ओके, दिस वर हाई चार्जेस ड्राई लैंड में, लेकिन वेट लैंड जहाँ पे ज़्यादा खेती होती है, जहाँ पे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल है, वहाँ पे 60% टैक्स रेट कलेक्ट किए जाते थे। The rates were very high and unlike the permanent system they were open to being increased। ठीक है, परमानेंट सिस्टम में हमने देखा था कि ऑल्दो रेट्स हाई थे लेकिन वहाँ पे इंक्रीज करने का कोई स्कोप नहीं था। पर जो रियोतवारी सिस्टम आया ये उससे भी ज़्यादा हम बोल सकते हैं कि ऑप्रेसिव था फार्मर्स के लिए, क्योंकि इसमें एक तो प्राइसेस जो रेट्स थे वो भी हाई थे, टैक्स रेट्स, साथ ही ये फ्यूचर में इंक्रीज भी हो सकते थे। इफ़ दे फेल्ड टू पे द टैक्सेस दे वर एविक्टेड बाय द गवर्नमेंट। अगर वो नहीं पे कर पाते हैं तो गवर्नमेंट के द्वारा उनको पकड़ लिया जाता था, जो उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। ठीक है, उनके ऊपर केस चलाए जाते थे। हियर देयर वर नो मिडिल मैन एज इन द जमींदारी सिस्टम, बट सिंस हाई टैक्सेस हैड टू बी पेड ओनली इन कैश। ठीक है, इसमें सिर्फ कैश में ही एक्सेप्टेबल थे, जो भी टैक्स रेट्स थे उसको आपको कैश में ही पे करना है। ठीक है, उससे पहले जो सिस्टम था उसमें आप इट वाज नॉट नेसेसरी कि कैश में ही पे करें, आप किसी और तरीके से भी पे कर सकते हैं। जैसे आप उनको अपना लैंड दे सकते हैं, आप उनको एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में से गिफ्ट्स दे सकते हैं, तो उस सब पर भी डिपेंड करता था। पर अब सिर्फ और सिर्फ कैश में लिया जाने लगा, तो ये एक प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि जो फार्मर्स थे उनको मनी लेंडर्स से बोरो करना पड़ता था, और उनसे जब वो बोरो करते थे, वो जितना ज़्यादा बोरो करते थे, ठीक है, तो अब ये था कि उतना ही ज़्यादा उनके ऊपर बर्डन बढ़ता जाता था, उतने ही ज़्यादा हैवी चार्जेस, जो हैवी इंटरेस्ट उनको पे करने पड़ते थे। ठीक है, मनी लेंडर्स को। तो आप देख रही है यहाँ पे मनी लेंडर्स का रोल आ गया है। अब हम पढ़ेंगे महालवाड़ी सिस्टम। ठीक है, हमने रियोतवारी सिस्टम पढ़ लिया। अब महालवाड़ी सिस्टम जो है, द गवर्नमेंट ऑफ लॉर्ड विलियम बेंटिक, हम लॉर्ड बेंटिक के बारे में भी पढ़ेंगे। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस द महालवाड़ी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू इन 1833। दिस सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। ठीक है, हम देख रहे हैं नॉर्थ वेस्ट में, जहाँ पे आगरा, सेंट्रल प्रोविंस, गंगेटिक वैली और पंजाब, ये एरियाज में महालवाड़ी सिस्टम चलता था। अब इस सिस्टम में क्या था, इसमें दोनों के एलिमेंट्स थे, ज़मींदारी के एलिमेंट्स भी थे और रियोतवारी सिस्टम के एलिमेंट, दोनों को कंपोज करके महालवाड़ी सिस्टम बनाया था। दिस सिस्टम डिवाइडेड द लैंड इनटू महल्स। ठीक है, जो एक पर्टिकुलर रीजन होता था उसको महल्स में डिवाइड कर दिया था। अब जो महलवाड़ी सिस्टम है उसको पढ़ रहे हैं तो उसमें महल्स में डिवाइड कर दिया। जो महल है वो क्या है, अब महल वॉज कंस्टिट्यूटेड बाय वन और मोर विलेजेस। ठीक है, एक या दो गांव को मिला के उसको महल बोला जाता था। अब जो टैक्स था, जो टैक्स कलेक्शन था, वो पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर ज़मींदार या मनी लेंडर किसी से भी कलेक्ट नहीं किया जाता था, वो एक महल से कलेक्ट किया जाता था। ठीक है, पूरे के पूरे महल से जो भी है कलेक्शन किया जाएगा। जैसे कि हमने मूवी लगान में देखा था कि उसमें पूरे गांव, जब वो क्रिकेट खेलने गए थे तो उनका ये था कि अगर आप क्रिकेट हार जाते, क्रिकेट का गेम अगर आप हमारे साथ हार जाते तो पूरे गांव को टैक्स देना पड़ेगा, 2 गुना टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो वो स्टोरी आप रिलेट करेंगे, देन यू विल कीप द थिंग्स इन योर माइंड। ईच इंडिविजुअल फार्मर गेव हिज शेयर। ठीक है, तो अब ऐसा था कि सारे लोग इकट्ठा करके, पूरा महल जो था वो इकट्ठा करके
टैक्स जो था वो टैक्स रेट देते थे। हियर ऑल्सो ओनरशिप राइट्स वर विद द पेसेंट्स। रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड बाय विलेज हेडमैन और विलेज लीडर्स। ठीक है, जो विलेज का लीडर था या हेडमैन था वो पूरे गांव से कलेक्ट करता था, पूरा महल का कलेक्ट करता था, एंड देन इट वॉज रीच्ड there to the British government. It introduced the concept of average rents for different soil classes. The state share of revenue was 66% of the rental value. ठीक है, तो ऐसा था कि जो स्टेट शेयर था वो 66% था रेंटल वैल्यू का। द सेटलमेंट वॉज अग्रीड अपॉन 30 ईयर्स। ठीक है, तो ऐसा था कि 30 ईयर्स के लिए सेटलमेंट को अग्रीमेंट पे साइन किया गया था। दिस सिस्टम वॉज कॉल्ड द मॉडिफाइड ज़मींदारी सिस्टम बिकॉज विलेज हेडमैन वर्चुअली बिकेम अ ज़मींदार। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो ज़मींदार है इसमें भी उसका रोल है। कैसे जो हेड है, जो विलेज हेड है जो कि कलेक्ट कर रहा है फार्मर्स से, ठीक है, वो किसके अंडर काम कर रहा है, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहा है। तो ये एक तरीके से ज़मींदारी सिस्टम ही होगी, लेकिन ये एक मॉडिफाइड ज़मींदारी सिस्टम थी, क्योंकि इसमें पहली चीज़ क्या हुई थी, जो फार्मर्स थे, ठीक है, उनको ओनर्स बना दिया था, और दूसरी चीज़ ये हुई थी कि अब महल्स में डिवाइड कर दिया गया था। ठीक है, पूरे के पूरे सारे जो फार्मर्स थे उनको अपना इंडिविजुअल शेयर देना पड़ता था। ठीक है, तो ये एक मॉडिफाइड ज़मींदारी सिस्टम बना था। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या थे वो हम देखते हैं। ड्यू टू वेरी हाई टैक्सेस फार्मर्स रिजॉर्टेड टू ग्रोइंग कैश क्रॉप्स इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स। देखिए, अब बहुत ज़्यादा टैक्सेस ले रहे हैं, तो जो क्रॉप्स थे, ठीक है, उसमें से जो फूड क्रॉप्स थे वो कम इनकम देते थे, उससे कम अर्न कर पाते थे जो फार्मर्स थे। लेकिन जो कैश क्रॉप्स थे, ठीक है, जो सिर्फ बेचने के काम आते हैं, ठीक है, उनको हम डेली पर्पसेस के लिए यूज़ नहीं करते, जो सिर्फ बेचने के लिए काम आते हैं, जैसे इंडिगो हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ये सारे क्रॉप्स को वो ग्रो करने लगे, तो इसकी वजह से जो फूड क्रॉप्स थे उनकी कमी आने लगी। ठीक है, तो हमने ये भी देखा था बंगाल फैमिन का एक रीज़न यही था कि जब वो वहाँ पे इंडिगो और ओपियम जैसे क्रॉप्स को ग्रो करने लगे थे, वहाँ के जो उनको फोर्स किया जाता था फार्मर्स को, तो उसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी सारा स्टार्वेशन के कंडीशंस डेवलप हो गए थे। फाइन, क्योंकि वहाँ पे जो फूड क्रॉप्स थे वो ख़त्म हो गए थे। टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वर मॉडरेट ड्यूरिंग प्री ब्रिटिश टाइम्स, द ब्रिटिश मेड इट वेरी हाई। ओके, तो ये जो गवर्नमेंट आई थी, इन्होंने एक तो ये बोला था कि आप सिर्फ और सिर्फ कैश पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे जो फार्मर्स थे उनके ऊपर काफ़ी डेप्टनेस बढ़ने लगी। जब उनके ऊपर डेप्टनेस बढ़ने लगी, ठीक है, कर्जा बढ़ने लगा, तो क्या हुआ था, जो मनी लेंडर्स थे उन्होंने, जो भी ओनर्स थे फार्मर्स जो कि मनी लेंड करते थे, तो उनके ऊपर जब कर्जा बढ़ने लगा तो कर्जे को चुकाने के लिए दो चीज़ें हुई। पहला, जो वो लैंड थे अपना वो मनी लेंडर को ही बेच देते थे, ठीक है, उन्हीं को दे देते थे अपना कर्ज चुकाने के लिए। दूसरा, बॉन्डेड लेबर, ये आ गया शो में। कैसे, देखिए, जब वो कर्ज नहीं चुका पाते थे तो वो एज बॉन्डेड लेबर काम करते थे कि हमने आपके अगर 2000 रुपये लिए हैं तो हम आपके लिए 2000 रुपये का काम करेंगे एज बॉन्डेड लेबर। ठीक है, तो ये हमने कई सारे टीवी में ऐसे शोज़ देखे हैं जिनमें ये दिखाया गया है बॉन्डेड लेबर। ठीक है, तो हम उससे रिलेट कर सकते हैं कि ये कैसे आया था एक्चुअली। फिर ये आगे तक काफ़ी दिनों तक भी चला था। ठीक है, When India achieved freedom from colonial rule, 7% of villagers, ठीक है, only 7% of the villagers owned 75% of agricultural land। आप देख रहे हैं कि जो 7% ज़मींदार या लैंड ओनर्स थे उनके पास जो एग्रीकल्चरल लैंड था वो अप्रॉक्सीमेटली 75% था एक पर्टिकुलर विलेज की अगर हम बात करें। ठीक है, तो अब हम इसमें देख रहे हैं कि जो रियोतवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम आया था, तो इसने जो लैंड था उसको एक कमोडिटी में चेंज कर दिया था। ठीक है, इससे पहले देयर वाज नो प्राइवेट ओनरशिप ऑफ लैंड। ठीक है, कोई भी राजा, कोई भी कल्टीवेटर उस जो लैंड है उसको अपना नहीं समझता था। ठीक है, उसका अपना नहीं था, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी। लेकिन ये सिस्टम आने के बाद लोगों में झगड़ा होने लगे। लोग जो थे वो आपस में इस बात से लड़ने लगे कि ये लैंड पे ये कौन रूल करेगा, ये लैंड किसका होगा। सो ये जो हाई टैक्सेस कलेक्ट करने का आइडिया था, जो सिस्टम था, इसकी वजह से ये जो सारे ब्रिटिश एक्शंस थे, इसकी वजह से काफ़ी सारे रिवोल्ट्स और अपराइजिंग होने लगे जो फर्स्ट
इंडिपेंडेंस वॉर था 1857 का, उसके कुछ रीजंस उसमें से यही थे, ठीक है। जैसे और इंडिगो रेबेलियन जैसी जो जितने भी इंसिडेंट्स हुए थे वो इसी वजह से हुए थे, ठीक है। सो आई गेस दिस वॉज ऑल अबाउट आर लैंड रेवेन्यू सिस्टम। हमने दोनों सिस्टम पढ़ लिए। अब अगर हम यहाँ पे ये अटेम्प्ट करना चाहें, देन विच अमंग द फॉलोइंग स्टूडेंट्स स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग रेवतवाड़ी सेटलमेंट। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय अलेक्जेंडर रीड एंड थॉमस मुनरो, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन सदर्न इंडिया, नो दैट इज़ नॉट राइट। मैंने आपको बोला कि ये लेट 18th सेंचुरी की बात हो रही है, मतलब ये जो हम बात कर रहे हैं ये 1800 के बाद से, जो 17 लास्ट में जो 1799 के बाद से हम बात कर रहे हैं, जो 1820 तक की बात है, ठीक है। द लैंड वॉज मेजर्ड एंड पेसेंट्स वर इशूड पत्ता, ठीक है। ये हमने पढ़ा है कि पत्ता क्या होता था, उनको एक रिटन डॉक्यूमेंट दिया जाता था जिसमें उनको पता होता था कि ये और ये लैंड इनका है, इनको यहाँ पे खेती करनी है, ठीक है। तो ये बात सही है। द रियोट डिड नॉट हैव टू पे लैंड रेवेन्यू when his produce was partially or wholly destroyed by the, देखिए ये कोई केस ही नहीं था। आपका लैंड किसी भी कंडीशन में हो, आप किसी भी नेचुरल कलामिटी को फेस कर रहे हो, इंडियंस को रेवेन्यू देना ही होता था, उनको टैक्सेस देने ही होते थे, ठीक है। तो फोर्थ स्टेटमेंट गलत है। ऑल्सो सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सो द आंसर वुड बी बी, फर्स्ट एंड थर्ड। ओके, सो आई गेस दिस वॉज ऑल अबाउट इट। मैंने आपको समझा दिया है कि ज़मींदारी सिस्टम क्या है, रेवतवारी सिस्टम क्या है और महलवारी सिस्टम क्या है, ठीक है। आई होप आपको तीनों समझ आ गए होंगे। आप अगर कोई क्वेश्चन है जिसमें डिफ्रेंशिएट करना हो तीनों के बीच में, तो आप अच्छे से लिख पाएंगे। ओके, सो आई गेस दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड एंड आई होप यू वुड लाइक द वीडियो। थैंक यू।